खोजो 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 खोजो। स्वागत है आपका मनोज। हम जब पिछली बार मिले थे तो आपने वादा किया था कि आप मेरे गांव आएंगे। उस वादे को आपने तोड़ा है अभी तक। तो मैंने आपको यहाँ पर पकड़ लिया है। आप अपने गांव का छोड़िए, आपके ज़िले और आपके राज्य के करीब तक नहीं गया हूँ मैं। तो लेकिन मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ जो उसकी तरफ आपको उकसाएगा। जी, इन सबको दिखाते हैं। इस पे लिखा है, छोटे शहर का बंदा हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। इस पे लिखना चाहिए था कि छोटे गांव का बंदा हूँ मैं। छोटा शहर नहीं, मैं गांव का हूँ और पूरी तरीके से इस बात को जो है हमेशा सोते जागते मैं इसको याद रखता हूँ। लेकिन धन्यवाद नीलेश भाई इस सुंदर से तोहफे के लिए, और इसको मैं कल पहन करके इंस्टाग्राम पे डालूंगा। आएगा सबको सब। जड़ों जी, जोर से बोलिए। इतने फिट दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं चाहिए उनको। जड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले आप जड़ों से जुड़े रहते हैं और पिछली बार जब हम बात किए थे तो आपने कहा था कि जो कुलबुलाहट आप में रहती है जी, वो है जिंदा। वो सिर्फ बढ़ती जाती है इस उम्र के साथ, वो जिंदा नहीं रहती है। वो आपके जीवन का और आपकी पहचान बन जाती है। तो मेरे ख्याल से वो पहचान बनती जा रही है। जैसे जैसे यश बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है कि शायद इंसान और एकांकी होता जाता हो या एकांत बेहतर लगता हो। ऐसा होता है क्या आपके साथ? मैं इन सारी कहावतों को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपको प्यार मिलता है लोगों का तो आप उसको स्वीकार करते हैं और सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो प्यार आपको आपके अपने ईमानदारी से किए हुए काम के कारण मिल रहा है और इतने सालों की मेहनत और त्याग के कारण मिल रहा है। तो उसकी उस बात की खुशी होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो आपके तोहफे पे लिखा हुआ है, छोटे शहर का बंदा हूँ मैं, ये मेरी पहचान है और ये मेरी शुरुआत है और ये मेरा अंत है। वाह, और इसके अलावा कोई सच्चाई है नहीं। वाह, वाह। ऊंचाइयों पर भी जड़ों से लगातार जुड़े रहते हैं आप। उनको कोशिश नहीं करता हूँ, यही हूँ मैं। यही है आप। बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो दिखता है आप में और आपके कहने में और आपके जीवन में दूरी नहीं है कोई। कलाकार के तौर पर आपकी जो यात्रा है वो आगे के कुछ महीनों में और आगे के समय में वो क्या नए आयाम लाने वाली है? गुलमोहर रिलीज़ हो रही है। आप जितने भी बड़े प्यारे से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, गुलमोहर ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है और शर्मिला टैगोर जी 13 साल के बाद वापसी कर रही हैं। वाह वाह। और करीब 200-300 लोगों को दिखा चुके हैं हम लोग और सब तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान और जो भी लोग परिवार में यकीन रखते हैं उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। किस बारे थोड़ा और बताएंगे? हमारे आधुनिक समाज में परिवार टूटता जा रहा है। जब हम छोटे थे तो जॉइंट फैमिली में थे, फिर वहाँ से अलग हुए मेरे पिताजी और उसके बाद अपना घर बनाया। फिर उनके बच्चों ने अपना अपना मुकाम ढूंढा, वो घर से बाहर निकल गए। कुछ इसी तरीके की कहानी है, दिल्ली के एक बंगले की कहानी है जिसका नाम गुलमोहर है। और गुलमोहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे आपस में उलझती है जब वो बंगला उनके हाथ से जा रहा होता है। तो कुछ बड़े पारिवारिक रिश्तों के नए नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पूरी भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर आप अपने बचपन को, अपने पिताजी के बचपन को, उनकी यात्रा को, उनके संघर्ष को, अपने दादा दादी के संघर्ष को, उन सब चीज़ों को बड़े नए रूप में देखना चाहते हैं तो गुलमोहर ज़रूर देखिएगा। वाह, बहुत सुंदर।
और आपकी एक और रचना आ रही है जोरम। जी, जोरम, जो कि जी स्टूडियो ने बनाई है, और रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि बहुत बड़े कंपटीशन में थी ये, जहाँ से मैं अभी कुछ हाल फिलहाल में ही वापस आया। 5 शो रखे गए थे जोरम के, और पाँचों हाउसफुल थे। और वो ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तानी लोग जो रोटरडैम में रहते हैं उन्होंने देखा, जबकि 98% जो रॉटरडैम के लोग थे उन्होंने उस फिल्म को देखा। एक उस पूरे हॉल में जगह नहीं मिलती थी। उस फिल्म के बारे में इतनी चर्चा थी, इतनी उसके बारे में लोग जानना चाहते थे कि लोगों ने देखा और बहुत सराहा, और वहीं से हम लोग लौटे हैं अभी। किस बारे में थोड़ा बताइए। एक आदमी है जो जंगल में रहने वाला आदिवासी, जो किन्हीं कारणों से वो मुंबई शहर के में आके रहता है, और वो कंस्ट्रक्शन में साइट पे काम करता है, और उसकी फिर वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके उसको भागना पड़ता है वापस जंगल की तरफ, क्योंकि न सिर्फ उसको अपनी बच्ची की जान बचानी है, अपनी जान बचानी है, बल्कि ये भी पता करना है कि ये कौन है जो ये सब कर रहा है। जड़ों से कटना, जड़ों से दूर हो जाना, विस्थापित हो जाना, ये भारत के बहुत से लोगों का जी, दर्द जी। है। और क्या उस दर्द को कहीं ना कहीं समेटती है ये कहानी? जी, जी, बिल्कुल। जब जंगल से, गांव से एक ट्राइबल अपने गांव से जो है विस्थापित होता है, और वो किस तरह से वो अपनी जड़ें तलाशता रहता है, और जहाँ पर है वो वहाँ पर भी खुशी नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात की खुशी है कि उसका अपना परिवार वहाँ पर है। लेकिन जो 4 दीवारें हैं, वो दीवारें भी नहीं हैं वहाँ पर। लेकिन वापस से सब कुछ का आंसर आपको वापस जड़ पे ही जाके मिलता है। ये इस फिल्म की कहानी है। वाह, बहुत से लोगों के लिए प्रासंगिक है ये, चाहे वो शहर में रहते हों या गांव में रहते हों। जी, जी। तो बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के धन्यवाद। लिए। ऐसा अक्सर फैशनेबल हो गया है कहना कि आप अलग तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो इसके अगुवाई रहे हैं। आपने तो ये यात्रा शुरू की थी, आप अग्रणी रहे हैं तब जब ये फैशनेबल नहीं था। जी, 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 बिल्कुल। और अब आप जब इसको मुख्य धारा बनते देखते हैं, वो जो पैरेलल माना जाता था, जी। तो क्या थॉट्स हैं आपके? उसमें बहुत बड़ा योगदान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रहा है, और ये जो यंग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये इनमें इन लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की फ़िल्मों को आगे बढ़ाया है। इस तरह की फ़िल्मों के लिए इन लोगों ने पब्लिसिटी की है, इन लोगों ने देखा है, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे इन फ़िल्मों को अपनी आवाज़ दी है। तो इनका मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने एक अलग तरीके की फ़िल्मों को आगे बढ़ाया। मुझे ये भी लगता है कि हम जो हमारी जो कम्युनिटी है कम्युनिकेटर्स की, उसने भारत के युवा लोगों को बहुत गलत समझा है और स्टीरियोटाइप किया है बहुत लंबे वक्त से, ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि सिर्फ उन्हें सतही कंटेंट चाहिए या एक तरह का कंटेंट चाहिए। अगर आज के वक्त में एक आदिवासी की कहानी एक मास प्लेटफॉर्म पर हो पा रही है, तो जैसा आपने बिल्कुल कहा, वो इन दर्शकों की बदौलत है और इन युवा दर्शकों की बदौलत है ख़ासकर। तो क्या आपको ये लगता है कि इस ऑडियंस को कहीं, और इसकी समझ को और इसकी सोच को कहीं मिसअंडरस्टैंड किया गया है क्रिएटर्स के द्वारा? अब बिल्कुल हाँ, जो एक कन्वेंशनल क्रिएटर होता है, जो फार्मूला की तलाश कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के टेस्ट को भी उस फार्मूला में डाल के देखना चाहता है कि दर्शकों को ये पसंद है, दर्शकों को वो पसंद है, दर्शक को वो नहीं समझेंगे, दर्शक ये नहीं समझेंगे। अगर वो सब सही था तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दर्शकों के ओपन माइंडेडनेस की वजह से, इनके स्वीकारने की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। जबकि मेरी यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है, आज का जो पीढ़ी है, वो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा संसार है, और उस संसार को वो देख रहा है, समझ रहा है, और वो नए तरीके से देख रहा है। नए वो, क्योंकि उसकी पैदाइश इस समय में हुई है। वो 1970 की पैदाइश नहीं है, उसकी 1960 की पैदाइश नहीं है, वो इस समय की पैदाइश है।
तो उसके लिए वो हाथ में जो संसार है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उस सच्चाई के साथ पैदा हुआ है और उसको अपने ढंग से वो उसका उपयोग कर रहा है। तो जब वो इसका उपयोग कर रहा है तो उसकी आशाएं आपसे बिल्कुल अलग होती हैं, जो किसी 1960 के आदमी की होगी या 1970 के आदमियों की होगी। हमें एज ए क्रिएटर उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, ना कि हम सोचें कि वो हमारे हिसाब से अडेप्ट करेंगे। तो उनके हिसाब से आपको उनकी कहानी देनी पड़ेगी। आपको उनके टेस्ट को, उनकी सोच को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तक अक्सर ये सोचा जाता था कि ऑडियंस को ये देखना चाहिए या जहाँ तक उनको ये पसंद आएगा इसलिए हम उनको ये दिखाएंगे। इट वाज अ वन वे कॉन्वर्सेशन, राइट। और अब वो कॉन्वर्सेशन बराबरी का है। हम ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के देख पा रहे हैं और उनसे समझ पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं और क्या नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आज अगर आप अपने नैरेटिव सेट करना चाहेंगे इनके साथ तो आप फेल हो जाएंगे। आपको अपने आप को चैलेंज लगातार करना पड़ेगा और लगातार बाहर जा कर के, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो या किताब के माध्यम से हो, आपको लगातार जानना पड़ेगा कि ये जो आज का समय है वो है क्या, उसकी सोच क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। अगर आप उसके साथ अपनी रचना को सामने रखेंगे तभी आप इनके दिलो दिमाग में उतर पाएंगे, नहीं तो नहीं उतर पाएंगे। आप कैसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ से, उनको समझने का कैसे प्रयास करते हैं? मैं इनके साथ मैं उतर जाता हूँ। बाकी सारी जो रिसर्च चलती है हम लोगों की वो तो होती ही है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं इनसे दूर नहीं रहता। एक बड़ी अच्छी बात किसी फिल्म मेकर ने कहा था कि एक एक्टर जो है दर्शकों से प्यार पाना चाहता है और जब वो फेमस हो जाता है तो वो अपने गाड़ी के शीशे पे काले रंग की परत चढ़ा लेता है कि कोई उसको देख ना पाए। वो मैं उस बात पे मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया। आप जितने ज़्यादा मशहूर हों, कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको ताकत और आपको विचार और आइडियाज़ उस दर्शक से ही आएगा, उसके बीच में रहने से ही आएगा। तो मैं इनके बीच में बहुत रहता हूँ। बिल्कुल। आज मैं अपने छोटे स्तर पे यही सोच रहा था कि जब बाउंसर्स वगैरह थे और मैं इस यहाँ पे जो कमरा है उसमें जहाँ हम मिले, और मैं अचानक बाहर निकल के टहलने चला गया, क्योंकि एक स्टोरी टेलर अपनी ऑडियंस के बिना अधूरा है। जी ऑडियंस नहीं तो उसको बनाया है। तो ये जो विनम्रता है, ये जो ह्यूमिलिटी है, इसको आप बचाए रखें, बचाए क्या संवार रहे हैं और बड़ी बखूबी संवार रहे हैं। इसका धन्यवाद आपका फ़ैन होने के नाते। धन्यवाद। एम्पैथी जो कि सबसे बड़ा गहना है किसी कलाकार का, उसको वैल्यू करते हैं आप, उसको जीवित रखते हैं, कैसे संभालते हैं उसको? देखिए, एम्पैथी तभी हो सकती है, बड़ी सीधी सी बात है, पुरानी कहावत है, आप दूसरे के साथ वो व्यवहार न करें जो आपको अपने प्रति अच्छा न लगता हो। शुरुआत वहाँ से होती है। और किसी भी हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कहते हैं किसी भी चीज़ को किसी इज़म के नज़रिए से मत देखिए, हमेशा मानवतावादी होकर के देखिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब आप सही और गलत को पहचानना शुरू करते हैं बिना किसी इज़म के, तब आपको चीज़ों के बारे में उसके गहरे में जाके पता चलना शुरू होता है कि गलती कहाँ है या कौन सही है। तो मैं किसी इज़म में बिलीव नहीं करता हूँ, और बहुत दबाव लोग डालते हैं, तब मैं कहता हूँ कि मैं मानवतावादी आदमी हूँ और मुझे पता है मैं जेंडर के तौर पे चीज़ों को देखता हूँ, ना मैं किसी रंग रूप जाति धर्म के तौर पे देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। जब आप किसी इज़म से बंधे नहीं होते हैं तो आप सीधी तरीके से देख पाते हैं, और मैं वो सीधी तरीके से देखने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ।
इसीलिए मैंने कभी किसी इज़्म को फॉलो नहीं किया। द स्लो इंटरव्यू में आपने बताया था कि आप सब्जी खुद लेते हैं अपनी। जी वो भी अब चालू? भी अगर आपसे ईमानदारी से बात करूं तो 8 महीने से नहीं हुआ है वो, क्योंकि जीवन थोड़ा बहुत व्यस्त हो गया। और कल मनीष पॉल ने एक अवार्ड फंक्शन में पूछ लिया कि आलू कितने रुपए किलो है, मैं बता नहीं पाया था। नहीं तो पहले मैं बता देता था, 8 महीने पहले मैं बता देता था, लेकिन आजकल सब्जियों के दाम जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो अभी के समय में आप पूछेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। जी। जी। और आपने एक पिता के तौर पर अपनी बेटी से जो बताया था, जो आपका खूबसूरत रिश्ता है, वो कैसे इवॉल्व कर रहा है? मेरी बेटी मेरी दोस्त है और वो बचपन से ही मैंने उसको उसी ढंग से रखा हुआ है। वो अपनी माँ से डरती है, माँ से वो झगड़ा करती है, लेकिन मेरे साथ में उसका वन वे है। वो मुझे ज़्यादा डांटती है और उसकी डांट में खाना मुझे मंजूर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब जब ये बड़ी हो रही है तो मैं उसके साथ में पिता से ज़्यादा मैं उसका दोस्त बनना चाहूँगा, ताकि वो सारी बातें वो मुझसे आगे करे सबसे पहले, या अपनी माता से करे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मुझसे बात करे वो। तो मित्र होने में ज़्यादा भलाई है आजकल के बच्चों के साथ में। बिल्कुल। आप जो जोरम के जो डायरेक्टर हैं, जी। जो देवाशीष मखीजा। जी जी, देवाशीष। इस युग ने, इस ओटीटी के युग ने ऐसे भी बहुत सारे जो टैलेंटेड लोगों को, जो अन्यथा जो अवसर नहीं पाते, उनको ऐसे निर्देशन या और रोल्स में आगे आने का आप कैसे देख रहे हैं इस उभरते हुए नए नामों को और नए टैलेंट को? देखिए बहुत सारे ओटीटी अभी आया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ओटीटी को पैंडेमिक के समय में हुआ, क्योंकि सारे लोग घर के अंदर बंद थे। मैं बहुत सालों से नामी गिरामी डायरेक्टर के साथ काम करना मैंने बंद कर दिया था, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उन डायरेक्टर्स के साथ काम करूं जो नई कहानी कह रहे हैं और नए ढंग से कह रहे हैं। उसी की कड़ी में चाहे वो बुधिया सिंह हो, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, या फिर या फिर मिसिंग हो, स्पेशल 26 हो, गली गुलियाँ हो, एक रुख करके फिल्म आई थी, फिर भोसले, और अब जोरम, या फिर गुलमोहर जो आ रही है। मैं नए डायरेक्टर के साथ इसलिए काम करना चाहता हूँ, तो उसका आंसर उसी में छुपा हुआ है जो मैंने कुछ देर पहले दिया था, कि ये नए समय की पैदाइश हैं और ये इनके लिए इनकी आशाएं एक एक्टर से बिल्कुल अलग हैं, और मैं अपने एक्टर में के इवॉल्व होने में, उसके विकास में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ और बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशान रहता हूँ। तो अगर मैं किसी पुराने के साथ ही लगा रहूँगा तो मेरा विकास नहीं होगा, क्योंकि मुझसे वही कराएगा जो उसने देखा है। ये जो नए लोग हैं, इनकी आशाएं आपसे वही हैं जो वर्ल्ड सिनेमा में किसी बहुत ही फेमस डायरेक्टर की अपने एक्टर्स से होती है। तो ये वर्ल्ड सिनेमा में पले बढ़े लोग हैं। वो सिर्फ हिंदी फिल्में देख करके नहीं बड़े हुए हैं, वो मलयालम सिनेमा भी देखा है उन्होंने, तमिल सिनेमा भी देखा है, तेलुगु देखा है, वो नीदरलैंड की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की फिल्में देखी है, अमेरिका की देखी है। तो वो अपने एक्टर को उतनी ही ऊपर देखना चाहते हैं अपने क्राफ्ट में। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मुझे चैलेंज करते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, और वो चाहते हैं कि मनोज बाजपेयी वो ना हो जो वो ऑलरेडी कर चुका है। और अब वो उनको पता है कि सिर्फ आप हिंदुस्तान की सरहदों के लिए नहीं बना रहे हैं, जी। वो दुनिया भर में देखा जाएगा, दुनिया भर में जैसा देखा फैमिली मैन के। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे चैलेंज करें, उनकी आशाएं मुझसे बहुत बड़ी हों, ताकि मैं मेहनत करूं, मेहनत करने पे मैं मजबूर हूं। और ये इतना प्यार तो लोग दे ही रहे हैं ना, तो मुझे उसको लेके चिंता नहीं होनी चाहिए। जब मैं काम करूं तो मुझे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मैं अपने काम को ईमानदारी से कर पाऊं। घमंड तो नहीं आ गया? किस बात का घमंड होगा? बेलवा गांव से हैं और वापस चल जाए। ये जो ऑडियंस है हमारी, इसमें
कल के निर्देशक, कल के एक्टर, कल के कलाकार हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनने के बाद बहुत हिम्मत उन्हें आई होगी, जोश मिला होगा। लेकिन कहानी के साथ आपका रिश्ता क्या बदला है, इन द सेंस कि पहले जब अब आप ज़्यादा पावर सेंटर में हैं, सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव पावर सेंटर में हैं इन अ वे, जब एक फिल्म आप बना रहे हैं, हो सकता है कि अब आप ज़्यादा फीडबैक दे पाते हों या सजेस्ट कर पाते हो कि इसको ऐसे ढाल दिया जाए। क्या आपका पार्टिसिपेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कोलैबोरेशन अब बढ़ा है? नहीं, पहले भी करता रहा हूँ मैं, पहले भी करता रहा हूँ। ये है कि थोड़ी सी इन दर्शकों के कारण थोड़ी सी हैसियत मेरी थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन जो इंक्लूसिवनेस और कोलैबोरेशन जी और एक डेमोक्रेटिक नेचर ऑन द सेट, इसको मैंने पहले भी मेंटेन किया और आज और भी ज़्यादा मेंटेन करता हूँ। वर्कशॉप्स ज़्यादातर मैं अपनी फिल्मों के खुद ही लेता हूँ और अब मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि जो नए कलाकार हैं या जो मुझसे जूनियर हैं, वो उनको ये एहसास हो कि हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं और हमको अपना बेहतरीन काम इस सेट पे और कैमरे के सामने देना है। तो हमारे बैरी जॉन हमारे टीचर थे, तो जब हम पहुँचते थे रिहर्सल करने के लिए तो हमेशा देखते थे कि वो झाड़ू उठाते थे और वो फ्लोर को साफ़ करना शुरू करते थे। तो वो अपने आप ही सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे जैसे कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते थे। तो मैं उस टीचर का सिखाया हुआ हूँ कि वो आपको कहता नहीं था कि आप फ्लोर साफ़ कीजिए, वो पहले अगुवाई करते थे, वो खुद करना शुरू करते थे, कर के वो फिर एग्जाम्पल सेट करते थे हमारे लिए। तो मैं उसी तरह का आदमी हूँ, मैं किसी से कहता नहीं हूँ, मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, शायद ज़्यादा करता हूँ, ताकि बाकी लोगों को ये लगे कि अगर ये आदमी कर रहा है तो हमें भी करना है। कितनी बड़ी और कितनी अद्भुत बात कही है अभी मनोज ने। और क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये लाइफ लेसन है, और क्योंकि ये लीडरशिप और लीडर की पहली निशानी है। चाहे आप एक्टिंग में हो या आप किसी स्टार्टअप के फाउंडर हो, यहाँ बहुत से फाउंडर्स होंगे और कल के बड़े बड़े सफल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ये लीडरशिप की निशानी है। और इट इज़ ट्रूली अ लाइफ लेसन, आई थिंक, जो आप में से बहुत से लोग सुन रहे होंगे। आप ह्यूमिलिटी को वैल्यू करते हैं, लेकिन क्या आप अपने आसपास देखते हैं कि जो इतनी शोहरत अचानक इस युग में, स्टार्टअप, इंटरनेट, तुरंत वायरल हो जाना, इसको आप आसपास कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव है नीलेश, मैं आपको सच में बताऊं, और हर किसी का व्यक्तिगत चुनाव है कि वो 2 साल के लिए मशहूर होना चाहता है या 20 साल के लिए होना चाहता है। ये व्यक्तिगत चुनाव है। अगर 2 साल के लिए मशहूर होना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे माध्यम सोशल मीडिया पे आ चुके हैं जहाँ पे आप मशहूर हो सकते हैं। अगर आप 20 साल तक के लिए होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 4 साल देना पड़ेगा अभी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हमने 10 साल दिया था, और ऐसा नहीं कि हम देना चाहते थे, हमारे पास में कोई और माध्यम था ही नहीं कि हम 5 साल थिएटर करने के बाद कहीं जा कर के हम कंज्यूम हो जाएं। हमारे पास कोई उस समय दूरदर्शन था और नया नया जो है जी टीवी आ रहा था। लेकिन जो नए कलाकार आते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, आप कम से कम 3 साल थिएटर कीजिए, आप क्राफ्ट को सीखिए, पहले उसमें पूरा दम लगा दीजिए, क्योंकि देखिए आप मेहनत 30 साल की उम्र तक ही करते हैं। उसके बाद जो आपने मेहनत की हुई है उसका कमा के खाते हैं आप, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी तकनीक को ठीक कर देता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के ज़माने में। सबसे बड़ा चैलेंज जो यंग टैलेंट को है कि उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचा के रखे, क्योंकि हर 6 महीने में कोई ना कोई फेमस होता है। लेकिन इनको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो आदमी जो 6 महीने में फेमस होता है वही 6 महीने के बाद गायब हो जाता है, कोई दूसरा आ जाता है। तो आपको वो चाहिए, या आप अगले 20 साल तक आप जो है काम करें और लोग आपकी इज्जत करें, आपके काम को सराहें, आप उस स्थिति में जाना चाहते हैं। मेरा चुनाव था कि मैं काम को ज़्यादा से ज़्यादा सीखूंगा, वो मेरा चुनाव था। ज्ञान मैं कभी किसी को नहीं देता, क्योंकि मेरा अपना मानना है ज्ञान देने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा। क्योंकि हर का जीवन, हर की परिस्थिति, हर की सोच अलग है,
और वो मेरे जैसी ही यात्रा किसी की होगी ये मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों की नहीं हो पाई, एक ही घर में पैदा हुए। और मेरी बेटी की का जीवन कैसा होगा मैं नहीं तय कर सकता। मैं उसको सिर्फ रास्ते बता सकता हूँ। रास्ते पे जाना है तो आप जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन मैं ज्ञान कभी नहीं दूंगा उसको, क्योंकि अंत में आप बेवकूफ़ बनते हैं और बनना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी यात्रा उसकी यात्रा से भिन्न होने वाली है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप सबके लिए एक लाइफ लेसन इसमें था। सॉरी, मैं पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ और मैं परिभाषित कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि शुरुआत के सालों की तो तपस्या है, और ख़ासकर आज जो इंस्टेंट फेम का ज़माना है, जब टेस्ट मैच से हम एक क्रिकेट के छोटे स्वरूप में आ गए हैं, जब 3 घंटे की फिल्मों से 15 सेकंड पे आ चुके हैं, तो यश भी और शोहरत भी ख़ासकर जो युवा लोग हैं उनको जल्दी मिलती है, या ऐसा लगता है कि तुरंत मिल जाएगी। वो जिस भी करियर को परस्यू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी और बहुत काम की बात कही है कि अगर वो इनिशियल ग्राइंड नहीं होगा तो इट्स नॉट गोइंग टू पे ऑफ। जो भी कर रहे हो, वो चाहे आर्ट्स में हो या कुछ भी जीवन में कर रहे हो। किसी भी जीवन के किसी भी हिस्से में आपको कम से कम 4 साल 5 साल देना पड़ेगा, और वो भी 16 घंटे 18 घंटे, और वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वो पूरा दीजिए, उसके बाद फिर बल्ले बल्ले है। फिर आप बड़े मज़े से आप अपने काम को बड़े जुनून के साथ और प्रेम के साथ कर पाएंगे, और उसका फल भी भोग पाएंगे। रिग्रेट्स हैं, कोई अफसोस हैं आपके? गांव छोड़ने का। मेरे माता पिता गुजर गए, और पहली बार मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने उनके साथ ज़्यादा समय नहीं गुजारा। तो रिग्रेट कहें या मैं उसको, चूँकि आपने सवाल रिग्रेट का किया इसीलिए उस तरह से जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो है डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, प्रारब्ध में मेरा विश्वास है, और मुझे लगता है कि शायद मेरे प्रारब्ध में नहीं था कि मैं उनके साथ ज़्यादा समय गुजार पाया। क्या इसने आपको प्रेरित किया कि जितना हो सके अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय गुजारें? मैं उसके साथ ज़्यादा समय गुजारता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ऐसे परिवार का मैं पैदा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मेरी बेटी हम एक ऐसे परिवार में है जो न्यूक्लियर फैमिली है। उस पूरे घर में सिर्फ 2.5 लोग रहते हैं, पति पत्नी और 12 साल की बेटी। तो जाहिर सी बात है कि जो भी समय हमारा खाली होता है वो उसी के साथ बीतता है या पत्नी के साथ बीतता है। उसकी वजह से नहीं बताता मैं उसको मेमोरी देना चाहता हूँ कि मैं था उसके साथ में। तो एक मेमोरी के तौर पे बच्चों का पिता के प्रति या माता के प्रति, वो जब बड़े हो जाते हैं तो एनीवे वो आपसे दूर चले जाते हैं, अपने ड्रीम को चेस करते हैं वो। तो कम से कम 30 के बाद हमेशा बच्चों को याद आता है कि माता पिता के साथ उसने क्या क्या समय बिताए थे। आई वॉन्ट हर टू हैव दोज मेमोरीज़। तो अलग अलग चीज़ें करता हूँ, कुछ चीज़ें मानती है मेरी, कुछ चीज़ें नहीं मानती है, और मेरी कोशिश है कि वो थिएटर करे, और बहुत कम उम्र से थिएटर करे, जो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बिहार के एक छोटे सी जगह से था, वहाँ पे थिएटर का कल्चर नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैरी जॉन साहब अभी बहुत एक्टिव हैं और मुंबई में, उनके पास वो जाना शुरू करे, भले ही जाकर के बैठे या फिर फ्लोर को साफ़ करे, वो भी चलेगा, लेकिन एक रंगमंच की जो डिसिप्लिन है उसको जाने और समझे, ये मैं चाहता हूँ। अब उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा कारण ये भी है, उसको भले ही हम बात ना कर रहे हों, एक ही कमरे में बैठे हुए, आसपास रहना। जी, बस आसपास रहती है वो, उसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो मुझे एक प्रकृति का एक चमत्कार मुझे दिखता है कि कहाँ छोटी थी और कैसे कैसे बड़ी होती जा रही है, और क्या क्या चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, और क्या क्या सोच डेवलप हो रहे हैं इन लोगों के। तो प्रकृति का चमत्कार है वो अपने आप में। हर पिता की सोच को आपने इतने खूबसूरत शब्दों में कहा। मैं भी वैदेही को देख के ऐसा ही ऐसे ही महसूस करता हूँ। आप ज्ञान देने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अपना अनुभव ज़रूर मुझे बताइए कि आपने असफलता के साथ बहुत सामना किया है। इस ऑडियंस के लिए ख़ासकर ज़िंदगी में असफलताएं भगवान करे ना आएँ, लेकिन आएंगी, तो मुझे लगता है कि आप जो कहेंगे वो लाइफ लेसन ही होगा उनके लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की ज़िंदगी देखी है, बहुत ज़्यादा।
अगर मुझे किसी चीज़ ने बचाया है तो वो मेरा जुनून अभिनय को लेकर के जो हमेशा रहा है, उसने बचाया मुझे। मेरे सबसे बुरे समय में भी मैं अखबार के किसी एक न्यूज़ को चुन लेता था और उस न्यूज़ को पढ़ करके उसमें एक कैरेक्टर को उठा के उसकी उसकी अपनी कहानी लिखता था वाह और उसको मैं पूरे दिन तैयार करता था वाह और फिर शाम को अपने दोस्तों को दिखाता था और उसके बाद मेरे दोस्त अगर खुश हो जाते थे मेरे परफॉर्मेंस से तो मुझे पार्टी करा देते थे और अगर खुश नहीं होते थे तो फिर ऐसे ही सो जाते थे हम लोग। कब तो मेरा जो जुनून और प्रेम काम को लेकर के और उस विधा को लेकर के, उसने मुझे सारी असफलताओं, सारे रिजेक्शन से मुझे हमेशा बचाया। इसीलिए मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया, इसीलिए मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, क्योंकि एक सेइंग जो मैं मानता हूँ, व्हेन देयर इज़ नो वर्क देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क। वाह सो ब्यूटीफुल। ये अगर आप करेंगे तो सारे रिजेक्शन नेवर डिफाइंस यू, फेलियर नेवर डिफाइंस यू, सिमिलरली सक्सेस डजंट डिफाइन यू। मनोज बाजपेयी जो एक्टर है वो 30 साल पहले भी था और आज भी वही एक्टर है। फेलियर के समय में मनोज बाजपेयी बुरा एक्टर नहीं हो गया था। वो कमर्शियली एक जो मार्केट के का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसके हिसाब से मैं फेलियर था, लेकिन जो मैं काम कर रहा था मैं अपनी नज़र में फेलियर नहीं था। मैं सिर्फ एक बात जानता था कि सिर्फ एक मौका मिलेगा, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। वाह और मुझे वो मौका राजनीति में मिला। कितनी अद्भुत बात कही है और कितने सारे लाइफ लेसन्स लेके आज शाम आप जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि मनोज बाजपेयी यूं ही नहीं बनते। और इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि आज से 30 साल पहले भी मैं वही कलाकार था और सिर्फ सफलता और असफलता से अपने आप को मैं आंकूं ऐसा कभी नहीं था। ये सब आपके लिए बहुत प्रासंगिक है, मेरे लिए भी बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत सीखा, जितना अच्छी आपने बातचीत की। आपकी आने वाली फिल्म गुलमोहर और जो राम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, 24 घंटे के अंदर अगर वो लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से हजरात हजरात हजरात, अस्सलाम वालेकुम।